जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है, जो मुद्दे उठते हैं, वो समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही रास्ता मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको एक और दूंगा। सबसे पहले आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड ने साफ मना किया, पेंशनर को एसीपी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये केस है एसीपी का, यानी ये पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं। दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 31/3/2004 को। इन्होंने कार्रवाई करी एसीपी लेने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया कि आपको एसीपी नहीं मिलेगी जो 2006 से पहले आए हैं। लेकिन दोस्तों, पेंशन हैंडबुक के लेटर के अनुसार और एक और रिकॉर्ड लेटर के अनुसार आपको एसीपी मिलेगी। जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, उनको एसीपी मिलेगी। तो दोस्तों, इनको एसीपी मिलेगी हवलदार रैंक की। वो इसलिए क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल 12 दिन। लेकिन रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो दोस्तों, कई बार रिकॉर्ड को भी पता नहीं होता, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऑफिस हैं जो सही कार्रवाई करते हैं पेंशनर के फेवर में। लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड ऑफिस हैं जो वहां पे बैठे हुए बंदे हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि कैसे इनको एसीपी मिलेगी, एमएससीपी मिलेगी, एंट्री लेवल का एरियर मिलेगा, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ पेंशनर्स को गुमराह करते हैं या फिर वो लेटर लिख के मना कर देते हैं। तो दोस्तों, इनकी कार्रवाई होगी और मैंने इन पेंशनर को कुछ लेटर प्रोवाइड करे एसीपी लेने के लिए। एक तो पेंशन हैंडबुक का मैंने लेटर दिया है, दूसरा रिकॉर्ड का एक लेटर था जिसमें उन्होंने बताया था कि 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में जो पेंशन आया उनको एसीपी मिलेगी। और दोस्तों, ये भी 10 साल और 20 साल पे, पहले 10 साल पे नायक की और फिर 20 से ऊपर हवलदार की। तो ये एसीपी हवलदार के लिए एलिजिबल है लेने के लिए, लेकिन रिकॉर्ड मना कर रहा है। कोई बात नहीं, हम अपने थ्रू इनकी कार्रवाई करेंगे, इनको सही गाइड करेंगे और रिकॉर्ड के बेस पर भी इनकी सही कार्रवाई हो पाएगी आगे। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट इन्हें फॉरवर्ड कर दिए, फिर ये आगे रिकॉर्ड को देंगे और फिर शिकायत डालेंगे, तो इनको मिलेगी फिर एसीपी हवलदार की। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। रिकॉर्ड का एक और लेटर एमएससीपी हवलदार के लिए साफ मना किया। जी हां दोस्तों, एक और लेटर है रिकॉर्ड का जिसमें पेंशनर को साफ मना कर दिया कि हम आपको एमएससीपी हवलदार की नहीं देंगे, बल्कि ये पेंशनर 2006 के बाद आए थे। रिकॉर्ड ने कहा आपके 16 साल पूरे नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड ने कह दिया कि आपके 16 साल पूरे नहीं है, इसलिए हम आपको एमएससीपी हवलदार की नहीं देंगे। दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 31/12/2011 को और 1995 के ये भर्ती हैं। अब दोस्तों, इनका मैटर कैसे सॉल्व होगा, इनको कैसे एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी? रिकॉर्ड तो यहां पे मना कर रहा है। दोस्तों, इनका केस काउंट होगा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में, यानी इनकी 16 साल कंप्लीट नहीं है, 16 साल पूरे होने में कुछ महीने या फिर कुछ दिन कम है। तो इनका मैटर सॉल्व होगा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वाले लेटर से। तो दोस्तों, इनको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का जो लेटर है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ऐसे रिकॉर्ड मना नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों, इसकी कार्रवाई सीधी तरीके से नहीं होगी। कुछ लेटर, कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड को समझाना पड़ेगा कि इनकी सर्विस रेगुलराइज करके आप इनको एमएससीपी दीजिए। तो दोस्तों, इनके 16 साल पूरे कंप्लीट नहीं है, तभी रिकॉर्ड ने इनको मना किया। ऐसी अगर किसी के 24 साल कंप्लीट नहीं है तो फिर इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की नहीं मिलती, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के एमएससीपी दिलवाई जा सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या डीए भारत सरकार 5% बढ़ाएगी? क्या आपका डीएडीआर 51% होगा? दोस्तों, कई सोर्सेस से पता लग रहा है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर 51% बढ़ाएगी। दोस्तों, यह सरासर गलत खबर है। आपका ज्यादातर डीएडीआर 50% हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी नवंबर तक का जो आंकड़ा है वो है 49.68।
यानी नवंबर तक का जो आंकड़ा आया था उसमें आपका DADR 49.68 है। अब 31 जनवरी को दिसंबर का जो आंकड़ा आता है, अगर उसमें 139.1 रहता है तो दोस्तों आपका 50% पहुंचेगा, सिर्फ 50% पहुंच रहा है वो। अगर सेम रहता है 139.1 रहता है, नवंबर में जो आया था 139.5, अगर वही दिसंबर में भी सेम रहता है तो आपका 50 पहुंच जाएगा, 50। लेकिन अगर 51 पहुंचाना है, 51 पहुंचाना है तो महंगाई में और उछाल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 146.6। और दोस्तों ये असंभव है, ये मुमकिन नहीं है कि आपका 146.6 हो जाए। अगर 146.6 होता है तभी 51 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे 139.1 है, अगर 51 करना है तो ये आंकड़ा 146 के करीब लाना पड़ेगा, और ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसलिए आपका DADR 50% पर ही टिका रहेगा, 50 पर ही। तो इसलिए ज्यादातर उम्मीद है कि आपका 50 ही डिक्लेयर होगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये आंकड़े हो सकते हैं जो मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको बहुत पहले से ही समझाता हूं कि आपका 4% या 50% आपका अप्रूव हो सकता है। 51 नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत महंगाई उछाल मारनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया 146 होना चाहिए दिसंबर के आंकड़े में, तब पॉसिबल है। लेकिन इतना पहुंचेगा ही नहीं, इतना नहीं पहुंचेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP3 में JCOs की पेंशन कम बढ़ सकती है। और दोस्तों ये मैं किसके आधार पे कह रहा हूं? ये मैं PPO के आधार पे कह रहा हूं। जो अभी पेंशनर्स आए हैं JCOs, उसके आधार पे अगर हम JCOs की पेंशन देखें तो कम हो रही है पेंशन, ना के बराबर। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट इसे माइनस में ले जाए या थोड़ी बहुत बढ़ा दे। अब फायदा किसे होगा? फायदा उन्हें होगा OROP3 में। मैं JCOs की बात कर रहा हूं, ORs की तो बढ़ेगी पेंशन, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। मैं JCOs की बात कर रहा हूं। फायदा उन्हें होगा जो 1/7/19 के बाद आए हैं। जिन JCOs की पेंशन कम हुई है बेसिक पे में, नोशनल पे में, उनको फायदा हो जाएगा OROP3 में। जैसे OROP2 में उन JCOs को फायदा हुआ था जो 1/1/16 के बाद आए थे, जिनकी पेंशन 30,000 से कम थी। किसी की 26,700 थी, किसी की 27,800 थी, उनको फायदा हुआ था OROP2 में। बाकी OROP1 के अकॉर्डिंग जो पेंशन ले रहे थे सूबेदार साहब या फिर JCOs, उनको फायदा नहीं मिला OROP2 में, उनकी पेंशन माइनस में चली गई। तो OROP3 में उनको फायदा होगा जो अपनी लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन आ रहे हैं, जिनकी पेंशन कम हो रही है, जो 1/7/19 के बाद आ रहे हैं, उनको फायदा मिल सकता है OROP3 में। लेकिन जो पुराने JCOs हैं उनकी पेंशन माइनस में जा सकती है, उनकी पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है या फिर माइनस में जा सकती है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि उनकी पेंशन मामूली बढ़ पाए। तो दोस्तों सेम हाल OROP2 के आधार पर ही होने वाला है OROP3 का। ज्यादा पेंशन पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई, ये 4 पॉइंट थे। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आप पे कोई क्वेश्चन है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।